बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को प्रोग्राम में हम खुश आमदेद कहते हैं। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है शहबाज गिल साहब का। उनका मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है। डयाला जेल से इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस उन्हें लेकर रवाना हो चुकी है। मालूम होना चाहिए कि किस मकाम पर शहबाज गिल को रखा गया। ये मुतालबात हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के, मगर इस पूरी सूरत हाल को इमरान खान साहब ने नहायत तशवीशनाक करार दिया है। मौजूदा हुकूमत की जो जमहूरियत है उसकी तस्वीर हमारे सामने क्या आ रही है, इसके ऊपर हारून साहब का हम तजिया लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा कतर और हारून साहब की एक नहायत अहम मुलाकात इमरान खान साहब के साथ हुई है। इस मुलाकात की तफसील भी हम हारून साहब से जानेंगे। हारून साहब, शहबाज गिल साहब को फिर से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया है। अगर आपका तजिया क्या कहता है, कानून के मुताबिक क्या इसमें इतनी गुंजाइश है जो शख्स जुडिशल रिमांड पर भेजा गया हो फिर उसे जिस्मानी रिमांड पर भेजा जाए? क्या इसकी गुंजाइश मौजूद होती है? हैरत अंगेज है या नाकाबिले यकीन है। मैं तो इतनी देर से उस पर गौर कर रहा हूँ, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी ऑलरेडी जुडिशल रिमांड पे हो और उसको फिर जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया जाए। व्हाट फॉर? उसका मकसद क्या है? पहले वो उनके ज़ेर तफ्तीश रहा है, मारा पीटा गया और बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया। वो 3 दिन से नून लीग का मीडिया कन्फ्यूजन फैला रहा था, मीडिया सेल और उनके हामी अखबार नवीस, लेकिन उन्हीं में से बाद ने गवाही दे दिया है। बहुत बुरी तरह नाजुक आज़ाद पर तशद्दुद हुआ है और वो अदम हुआ है तकरीबन। और वो ऐसी हालत में जो कुछ वो उगल सकता था उससे उगलवा लिया गया और डिसएसोसिएट कर लिया तहरीक इंसाफ ने उसे। और मेरी अभी इमरान खान साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उसका तो ये काम ही नहीं था कि इस मौजू पर गुफ्तगू करता। अगर हमने ये बात करनी होती तो कोई मौजू आदमी करता, ज़्यादा बेहतर तर्जमान मौजूद है। वो कहते मैं खुद कर सकता था, मुझे क्या चीज़ रोक सकती है अगर मैंने कोई बात करनी हो। तो उसके लिए वो तो मौजू आदमी नहीं था। तो दूसरा ये ताज्जुब खेज बात है कि जेल के सुपरिटेंडेंट का ये इख्तियार होता है कि अगर किसी आदमी की जिस्मानी हालत ठीक न हो तो उसे हवाले न करे। ये ज़ोर ज़बरदस्ती की बात है और वो अगर मुनासिब समझे तो किसी हॉस्पिटल में भी भेज सकता है। तो अब उसको लेके कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा इश्यू बन जाएगा, सारा मुल्क चीखो पुकार कर रहा होगा, हज़ारों लाखों आदमी ट्वीट कर रहे होंगे और वीलॉग बन रहे होंगे, दुनिया भर में शोर, इंसानी हुकूक की तंजीमें दुनिया भर में इस पर शोर मचाएंगी और दुनिया भर का मीडिया इसको देखेगा। तो उसका क्या कर सकते? इतना प्रेशर आएगा कि कुछ भी नहीं कर सकते और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ उसने कहना था वो कह दिया। हालत उसकी बहुत ख़राब है और ये भी मैं आपसे अर्ज करूँ कोई हादसा भी हो सकता है। जितनी उसकी हालत बहुत है, यूनिवर्सिटियों में रहा है, यहाँ भी उसकी ज़िंदगी तालीमी इदारों में गुजरी, फिर कई बरस, और फिर वो मलेशिया में यूनिवर्सिटियों में रहा, फिर अमेरिका में 12 साल पढ़ाता रहा। वो फिज़िकली इस तरह का मजबूत आदमी नहीं है, वो कोई टफ आदमी नहीं है। ज़ाहिर है जिस आदमी की ज़िंदगी पढ़ने लिखे, अगरचे सेहतमंद था जब अब तो ज़ाहिर है उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो ये भी इन्हें सोच लेना चाहिए जो लोग ये सब कर रहे हैं कि राना सनाउल्लाह जैसे आदमियों को इस तरह के नाजुक मामलात नहीं सौंपे जाते। राना सनाउल्लाह साहब बहुत कैलस आदमी है, उसके लिए मौजूद तरीन लफ्ज़ यही है। और जिस तरह बुरी तरह मारा पीटा गया, दोबारा मारा पीटेंगे तो वो इनके सर चढ़ जाएगा, कोई मुसीबत खड़ी कर लेंगे अपने के लिए। नहायत आमकाना बात है, ये हैरत अंगेज है जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया और वो अपना जो सेशन जज ने फैसला दिया, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा कभी हमने तो नहीं देखा अपनी 54 साल की सहाफ़ती ज़िंदगी में, ऐसा कोई वाक़या हमारे इल्म में नहीं है। भुट्टो बहुत सख्त गिर थे, ज़िया का मार्शल्लाह था, या खां का मार्शल्लाह था, मुशर्रफ का उसमें ऐसे वाक़यात नहीं हुए। वो खुफिया तौर पर सियासी कैदियों के साथ बाज़ औक़ात बहुत सख्ती होती थी, जावेद हाशमी के साथ हुई, ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ हुई और लोगों के साथ हुई, लेकिन इस तरह लाइम लाइट में नहीं, दिन की रोशनी में नहीं, जब लाखों करोड़ों आदमी देख रहे हो और हर चीज़ हर लम्हा रिपोर्ट हो रही हो। कोई चीज़ वहाँ पे राज है, हर चीज़ तो आश्कार हो गई। उसको चीट करने में कामयाब रहे वज़ीर दाखिला को पंजाब के, हालांकि वो ज़हीन आदमी है। अभी मैंने पूछा खान साहब से, उन्होंने कहा वो तो बयान एक तो वो उन्हें समझ नहीं आई, दूसरा उन्होंने तो ये कहा था कि थाने में तशद्दुद नहीं हुआ। तो थाने में तो वाकई नहीं हुआ था, उससे कन्फ्यूजन फैला। बहुत बेइंतहा तशद्दुद हुआ है और मज़ीद तशद्दुद की ताब वो नहीं रखता है। कोई हादसा हो जाएगा, ये पछताएंगे बहुत जो लोग ये कर रहे हैं। सही और है। ये मुझे तो हैरत है कि राना सनाउल्लाह की बात मान रहे हैं इस मामले में।
सही है। एक तरफ हारून साहब, इस्लामाबाद पुलिस राना सनाउल्लाह साहब के अंडर आती है, उनके नीचे मातहत है वो। दूसरी तरफ ये बातें सामने आ रही, बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। मुअज़्ज़ज़ अदलिया और जज साहिबा का फैसला यकीनी तौर पे अपनी जगह, मगर ये कहा जा रहा है कि वाज़े दबाव नज़र आया इस फैसले के अंदर, जो फैसला दिया गया। हालांकि वकील ने कहा कि हमारे पास तस्वीर है तशद्दुद की। होगा दबाव, जाहिर है दबाव होगा। दबाव कई तरह का होता है ना, कि वकला जो हैं वो चढ़ दौड़ते हैं और नफ्सियाती एक माहौल ऐसा पैदा कर देते हैं। लेकिन हम जजों की नीयत पे तो नहीं शुबा कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक ये फैसला काबिल फहम नहीं। और हमारे कहने का क्या है, एतजाज हसन कह रहे हैं जिनकी राय एक जज की राय से भी ज़्यादा अहम है। देखिए कब से मैं उन्हें जानता हूँ, 73-2 से, तब से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जिस आदमी को 50 साल प्रैक्टिस करते हुए गुजर गया, जिसने वकला तहरीक में अहम तरीन रोल अदा किया है, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का गैर मुतनाज़ा लीडर रहा है और जो बहुत सोच समझ कर राय देता है और ज़हीन आदमी है और बड़े वसी उसके तजुर्बात हैं, बड़ा वसी पर्सपेक्टिव में तनाजुर में वो सोचता है। तो वो और भी वकला यही कह रहे हैं, और वो राजा साहब ने भी, क्या नाम है उनका, उन्होंने भी यही कहा। तो वकला इससे एग्री नहीं करते, सीनियर तरीन मुअज़्ज़ज़ तरीन वकला इससे एग्री नहीं करते, और सिविल सोसाइटी इससे एग्री नहीं करते। मीडिया का रिएक्शन आप देख लेंगे, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। और सोशल मीडिया पे तो खैर गैर जिम्मेदार लोग भी हैं, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनका भी देख लेंगे, इंसानी हकूक़ की तंजीमों का रद्द-ए-अमल भी आप देख लेंगे। इस पर सारी दुनिया में ताज्जुब का इज़हार किया जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, उल्टा असर होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये फैसला तो ऐसा है कि हर सुनने वाला दंग ही रह गया। जहाँ भी हम गए, जिससे भी पूछा, जिससे उसने कहा ये तो कोई काबिल फ़हम ही नहीं है। और देखिए अदालती निज़ाम की कोई तकदीस होनी चाहिए। अगर इस तरह के कंट्रोवर्शियल फैसले होंगे, वो चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिख दिया गया है, मेरा ख्याल है वो इसका नोटिस लेंगे ज़रूर। और जल्दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कोई ज़्यादा जजों पर मुश्तमिल जो है वो कोई कोर्ट उसको सुनेगी और कोई फैसला करेगी। एक आदमी को आप कितना मेंटल टार्चर करना चाहते हैं? 6 फुट 2-3 इंच उसका कद है, 5 फुट की कोठड़ी में उसे रखा, जाहिर है कोई दबाव था तो रखा। सुप्रिटेंडेंट तो ये नहीं कर सकता अपने तौर पे, सुप्रिटेंडेंट को तो खाम का तबादला किया, तो वो अपना फिर रेंजर्स को भेजा गया। ये कैसी क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरह के वाक़यात रूनमा हो रहे हैं? इस तरह के वाक़यात तो तब होते हैं जब हुकूमत कोई जाने वाली हो। ये तो बिल्कुल ही इस कदर नासमझी और कम अकली के वाक़यात हैं। इसका मेरा ख्याल है कि 2 दिन के अंदर इतना शदीद, 2-3 दिन के अंदर इतना शदीद रिएक्शन होगा, ये फैसला वापस लेना पड़ेगा और यह अदालत रिलीफ दे देगी। सही है, ठीक है। अभी 2-3 दिन का वक्त अंदर दरमियान में मौजूद है। हारून साहब, इमरान खान साहब समेत पूरी तहरीक इंसाफ की बात कर रही है कि ज़बरदस्ती शहबाज गिल साहब से झूठा बयान लेने की कोशिश की जा रही है, खान साहब को और पार्टी को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। एतजाज एहसन साहब की आपने बात की, उनके नज़दीक इसकी अहमियत क्या है? अगर ज़बरदस्ती बयान लेते हैं तो क्या कानून उसको एक्सेप्ट करेगा? कोई हैसियत ही नहीं। इसहाक डार ने बिल्कुल सही बयान दिया था, एक एक तफसील बयान की थी, नाम लिखे थे, पासपोर्ट नंबर थे, मुतअद्दिद जो शहादतें अदालत में पेश की जाती हैं उसी तरह की शहादतें उन्होंने फराहम की थी, माइन्यूट डिटेल्स तक बता दी थी, और हर चीज़ सही थी उसमें, उस बयान में। वो उससे मुकर गए, हालांकि वो सही बयान था। ये तो देखे ना, जबरन बयान लेने की कोशिश की जा रही है ना, उससे कुछ लिखवा लेंगे, वो जो अदालत में जब जाएंगे वो कहेंगे मेरे मुझसे ज़बरदस्ती लिया गया, और तशद्दुद के निशानात दिखा देंगे। तो फिर क्या करेंगे? जब लोग ताकत के नशे में होते हैं और मनमानी करने पर तुले होते हैं, तो वो नतायज का उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि क्या नतीजा निकलेगा। ये तो एक सामने की बात है, कोई तस्लीम ही नहीं करेंगे। और बात है क्या, कोई ये नहीं, ख्वाजा आजम साहब ने कमाल कर दिया प्रेस कानून की, इंडिया से मिलकर प्लान किया। इंडिया से नवाज शरीफ साहब मिले हुए हैं, मोदी के खिलाफ एक बयान नहीं देते। एक, कितने कश्मीर में कत्लेआम हुआ है, कितने इंडियन मुसलमान ज़िबा किए गए हैं गाँव खुशी के नाम पे, और कितने लोग मुलाजमतों से निकाले गए, कितने जेलों में डाले गए। एक बयान दिया नवाज शरीफ साहब ने। इमरान खान के तो मोदी के खिलाफ बेशुमार बयानात हैं, यानी वो डट के उनके खिलाफ खड़े रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीरें की हैं, बेशुमार इंटरव्यूज़ दिए हैं, बेशुमार बयान। किस चीज़ में इंडिया के साथ उनकी कोलैबोरेशन है, क्या चीज़? और वो इंडिविजुअल हैं आमक जिन्होंने बयानात दिए, तो उन्होंने बड़े बेहुदा बयानात दिए, बाद लोगों ने वो ट्वीट किए या वीलॉग बनाए। तो वो जाहिर है जिसका कसूर है उसको सजा देनी चाहिए। वो इमरान खान से पूछ के कर रहे थे,
हर चीज़ इमरान खान पर डालने की कोशिश करें। इमरान खान की जो गलती होगी तो हम कहेंगे कि उसकी गलती है। इमरान खान का हर फैसला सही नहीं होता और हर इक़दाम भी सही नहीं होता, लेकिन ये इमरान खान कैसे कर सकता है जी इन हालात? इंडिया से मिल जाए कोई है कोई मानने वाली बात? अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें रूनमा हो रही हैं। ठीक है, अमकाना चीज़ें हैं ये, बिल्कुल ना समझी की बात है और इससे इनको पीछे हटना पड़ेगा और बड़ी जल्दी पीछे हटना पड़ेगा। सही है, ठीक है। ख्वाजा आसिफ साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने हवाला दिया अरुण साहब, उन्होंने प्रोपेगेंडा मुहिम की बात की, उन्होंने गद्दारी के हवाले से बात की, रियासती इदारों के हवाले से उन्होंने बात की। तो आपको क्या लग रहा है मौजूदा हुकूमत क्या चाहती है? हदफ कौन है? इमरान खान साहब की शख्सियत है या फिर पूरी पार्टी हदफ तनकीद है? जाहिर है, वो तो मैंने वादे कर ही दिया, जाहिर है इमरान खान है। लेकिन ये आपको बताऊं कि इमरान खान से बातचीत भी हो रही है। मैं जिस वक्त पहुंचा उनके पास, थोड़ा सा मैं लेट हो गया, तो वहाँ पहले ही से एक नुमाइंदा मौजूद था जो बात करना चाहते हैं उनका, और एक आध नहीं कई चैनल से बात हो रही है और वो बात करने के लिए तैयार हैं। वो कोई कतन गुस्से में नहीं है। वो तकरीरों से ऐसा लगता है ही वॉज वेरी वेरी रिलैक्स्ड। इस कदर कंफर्टेबल मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं है। पिछले देखिए 96 से मेरी उनकी मुलाकात होती रही है। बीच में जब वो हुकूमत में आए तो उसमें कुछ अरसा वक्फा रहा, चूँकि हुक्मरान का एक और माहौल होता है, एक और नफ्सियात होती है, तो मैं उस वक्त मिलना चाहता नहीं था। ये नहीं कि मैं मिल नहीं सकता था, बाद लोग ये तसव्वुर देते हैं कि मुझे वो मिलना नहीं चाहते। मुझे बार बार उन्होंने कहा मिलने के लिए, तो मैं अवॉइड ही कर जाता था कि कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इतना कंफर्टेबल उन्हें कभी देखा ही नहीं है। वो बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, उन्हें पूरा यकीन है इलेक्शन होंगे, उन्हें इसका भी यकीन है कि इलेक्शन में वो जीत जाएंगे। देखिए एक और ख़बर आपको दूँ, मुख्तलिफ हर सतह पर साजिशें हो रही हैं, दुश्मन ममालिक भी कर रहे हैं और बहुत से इंटरेस्टेड ग्रुप्स भी कर रहे हैं जिनका मुस्तकबिल ख़तरे में है। एक कातिल पकड़ लिया गया है जो कत्ल करने की नीयत से आया था। इस वक्त वो पख्तूनख्वा में पुलिस की तहवील में है। नाम भी मुझे मालूम है, अभी नहीं बता रहा मैं, और मुझे ये भी मालूम है वो कहाँ पे है। और जहर देने के मंसूबा भी लोग बनाते रहे हैं, उसकी तफसील भी उन्हें मालूम है। 4 आदमी, आपको पता है वो जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है शरीफ ख़ानदान का, उसमें 4 गवाह जो हैं वो जान से गए हैं जी। और ऐसे वाक़यात भी हो रहे हैं मुल्क में, इस किस्म के ज़हर आ गए हैं जो खाने में दिए जा सकते हैं। वो इज़ वेरी कॉन्शियस, लेकिन वो बिल्कुल रिलैक्स है। उन्होंने कोई 10 दफ़ा मुझसे कहा, 10 अगर नहीं तो मैं गिन तो नहीं रहा था, ज़ाहिर है 6-7 दफ़ा कहा कि मौत तो जब आनी है तब आनी है, उसकी क्या फ़िक्र है? वो तो ये एक लम्हा ना पहले आ सकती है ना बाद में आ सकती है। तो मैं इसमें पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब मैं सियासत में आया था उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है। और वो मतलब ये है कि काफ़ी संजीदा और एक्सपर्ट लोगों का ताबन उन्हें इस सिलसिले में हासिल है, निगरानी की जा रही है, टेलीफोन बाहर रख लिए जाते हैं और सिक्योरिटी जो है वो अंदर मुलाकात के कमरे तक हर कदम पे सिक्योरिटी मौजूद है। ऐसी कोई कोशिश अव्वल तो मेरा ख्याल है कि अब उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि उसे पता है हर चीज़ का, तो अब तो ऐसी कोई कोशिश होगी नहीं, होगी तो कामयाब नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि ख़बर ये है जो वहाँ जाते हुए मुझे मिली और वापसी पे भी कन्फर्म हुई कि तोसी का कोई मामला नहीं है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। वो ये इजाज़ात जो ले रहे हैं वो उन्हें दिए जा रहे हैं, यानी बरतानिया में और मुत्तहिदा अरब अमारात में और सऊदी अरब में, तो ये वेलफेयर के दरअसल सारा बंदोबस्त हो रहा है। और नवाज, तीसरी ख़बर ये है वो शहबाज गिल का मसला इतना सीरियस हो गया कि उससे गुफ्तगू शुरू करनी पड़ी कि नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, मोस्ट प्रोबेबली वो नाराज़ हैं सख्त। और दूसरा वो कारोबार के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने मशवरा दिया है कि कतर को मराहत दी जाएँ और वो पहुँच रहे हैं कतर को मराहत दी जाए, उन्हें यहाँ ज़्यादा उनकी फ़्लाइट्स की इजाज़त दी जाए, उन्हें कोई बहुत सी ज़री ज़मीन दे दी जाए जहाँ वो अपने लिए खुराक का, तो आपको पता है अरब मुल्कों का तकरीबन सभी का ये मामला है मिस्र वगैरह के सिवा कि वो मिस्र भी वैसे गंदम दरामद करता है, तीसरा बड़ा दरामद कुनंदा यूक्रेन से है वो, कि वो अपना यहाँ से वो फसलें उगा सकें, फल और सब्जियाँ उगा सकें। कतर की आबादी तो बहुत बड़ी नहीं है, शायद उन्हें बहुत वसी ज़मीन नहीं चाहिए होगी, लेकिन मुमकिन है 50-60 हज़ार एकड़ से वो नवाज शरीफ साहब वो नेगोशिएट करने के लिए वहाँ जा रहे हैं और अभी वो नहीं आ रहे हैं और बरतानिया से उन्हें निकाल दिया गया है, यानी कह दिया गया है कि निकल जाएं, और मुआहदा भी हो गया है मुजरमों की वापसी का। तो इस सूरत हाल में वो वहाँ तो वैसे ही नहीं रह सकते। और बाकी जो है इलेक्शन के लिए इमरान खान बहुत पुरुम्मीद है, वो समझते हैं कि इलेक्शन होंगे
और उन्हें यह भी यकीन है कि वो बहुत आसानी से 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे। सही है, ठीक है। इमरान खान साहब से आपने मुलाकात का खुलासा तो बताया हारून साहब, तिश्नगी बरकरार है, मैं तफसील इसकी लूंगी, मगर उससे पहले शहबाज गिल साहब के मामले के चंद अहम सवालात मेरे जहन में बाकी हैं जो मैं पूछना चाह रही हूँ। हारून साहब, शहबाज गिल साहब का जो मामला है, आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने जो अपना रिपोर्ट जारी की या फैसला आप कह दें कि जी फैसला सुना दिया फंडिंग केस के ऊपर, उसके बाद 8-8, 9-9, 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस डेली होती रही। ये डेली 8 से 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी मौजूदा हुकूमत और इनके अलाइज जो थे। आपको लग रहा है कि खत्म हो गया किस्सा? अभी नहीं, वो देखिए ना, बात तो करने देना। जो वो गर्द उड़ाना चाहते थे वो गर्द उड़ा ली उन्होंने जितनी। देखिए, सारे कार्ड एक वक्त में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए और कुछ कार्ड बचा कर रखने चाहिए। गलती इन्होंने क्या की, कोई अपने तरकश में तीर बचा के ही नहीं रखा और एक दिन में 20-20, 30-30 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। नतीजा क्या निकला? अब उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो रहा है। अब एक तो शहबाज गिल की मजलूमियत जो है वो उजागर होना शुरू हो गई और ये भी अगले दिनों में और ज़्यादा उजागर होगी। दूसरा, ये लोगों को एहसास हुआ कि भाई ये प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है। $50-50 जो है डोनेशन लिया है और ये कह रहे हैं गैर मुल्की फंडिंग है। भाई इलेक्शन कमीशन ये नहीं कहता, अदालत ये नहीं कहती और कोई वकील ये मानता नहीं है, तो गैर मुल्की फंडिंग कैसी होगी? फिर वो इतना ज़्यादा मुबालगा किया कि लोगों ने उस पर यकीन करना ही छोड़ दिया। मेरा ख्याल है कि इमरान खान बहुत तेज़ी के साथ इस गिरदाब से निकल जाएंगे। मेरा ख्याल है उन्हें इसका एहसास भी है और वो इसीलिए ज़्यादा आसूदा हैं, कंफर्टेबल हैं। ठीक है, लेकिन हारून साहब, ज़ाहिर तासुर यह है कि ये एक सियासी इंतकाम है, क्योंकि गिरद घेरा जो तंग है वो इमरान खान साहब नहीं है, शहबाज गिल साहब हैं, शहजाद अकबर साहब हैं, हलीम आदिल शेख साहब का मामला है। बहुत सारे PTI के लोग हैं जो ज़ेर अताब हैं इस वक्त। मैंने आपसे अर्ज किया, दोनों चीज़ें हो रही हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और एक सतह पे नहीं हो रहे, कई सतह पे हो रहे हैं। टेक्निकल ये है कि वो ढप पे आ जाएं किसी न किसी की तरह। इमरान खान साहब तैयार हैं, जो बात मानने की है, माकूल बात मानने के लिए वो तैयार हैं। अच्छा। और जो फोर्सेस दबाव डाल रही हैं और जो लोग साजिशें कर रहे हैं, खुद उनके अंदर इमरान खान के हमदर्द पैदा हो गए हैं और उनके पास इतनी मालूमात थी कि मैं हैरत ज़दा रह गया। हर चीज़ का उन्हें इल्म है, लिहाजा ये वो घेरने वाली पॉलिसी तो नाकाम होगी, घेराव नहीं कर सकते उसका। ठीक है। और देखिए, एक बात समझ लीजिए, हम तारीख के तजर्बे से सीखते हैं। एक लीडर को आप हटा सकते हैं रास्ते से, हीरो को नहीं हटा सकते। इस वक्त उसकी हैसियत एक लीडर की नहीं है, उसमें कितनी खूबियां कितनी खामियां ये अलग बात है, लेकिन इस वक्त उसकी हैसियत एक हीरो की है। अभी फैसलाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी का पता किया है, जहां कागजात मुस्तरद कर दिए हैं, तो पता चला कि जो उम्मीदवार है नून लीग, वो तो कंपेन ही नहीं चला सकता। वहाँ ताजर बिरादरी ने यह फैसला किया हुआ है। वहाँ इंडस्ट्री फल फूल रही थी इमरान खान के ज़माने में और अभी तक उसके असरात बाकी हैं। टेक्सटाइल ही है ना फैसलाबाद, और बहुत से लोग नए लोग वहाँ शामिल हो रहे हैं। तो वो नहीं लड़ेंगे तो फर्रुख हबीब लड़ेंगे इमरान खान। अव्वल तो अदालत इजाज़त दे देगी। यही मर्दान की सूरत हाल पता की है। मर्दान में वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान को लड़ने की क्या ज़रूरत है, वहाँ किसी कारकुन को खड़ा कर दें, वो जीत जाएगा। यही कराची की सूरत हाल है। वैसे भी बिलावल भुट्टो के काम कारकुन ने हराया था, लिहाजा ये नहीं होता। फ़र्ज़ कीजिए इमरान खान को निकाल देते हैं, फ़र्ज़ कीजिए गिरफ्तार कर लेते हैं, फ़र्ज़ कीजिए PTI पे पाबंदी लगा देते हैं, तो क्या होगा? इलेक्शन वाले दिन कोई वोट ही नहीं डालने के लिए जाएगा। ज़ाहिर है फिर पार्टी पे पाबंदी नहीं लगाएंगे, वरना तो इलेक्शन तमाशा ही बन जाएगा, एक नौटंकी हो जाएगा, एक सस्ता सा घटिया सा तमाशा बन जाएगा जब लोग जाएंगे नहीं। तो PTI पे अगर पाबंदी नहीं होगी तो इमरान खान जेल में भी तो वो जेल से जीत जाएगा, फिर क्या करेंगे? और उस पर पाबंदी भी लगा दें तो हुक्म तो उसी का चलेगा, PTI में और किसी का हुक्म तो नहीं चलता। लिहाजा मैं नहीं समझता, जो लोग आम तासुरी है, मेरी राय मुख्तलिफ है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। और खुदा ने अपनी दुनिया शैतान के हवाले नहीं कर दी है। ये नहीं है कि जो कोई चाहे वो कर सकता है। सिचुएशन इंपॉर्टेंट होती है। सिचुएशन इस वक्त उसके हक में है, वक्त का धारा उसके हक में बह रहा है, आप नहीं रोक सकते। 17 जुलाई को लोग सीटों की, आपको याद है कि कितनी सीटें दे रहे थे इमरान खान को? उस वक्त ये खाकसार ने कहा था वो सारी सीटें जीत सकता है, और एक जगह तो इनका उम्मीदवार ही बैठ गया, उसने कंपेन ही नहीं की, और दूसरी जगह ये यहाँ धांधली की, वहाँ भी मुजफ्फरगढ़ में भी धांधली की, तो 3 सीटें तो वो और जीत सकता था, और चौथी एक आज़ाद उम्मीदवार जीता, तो इनके हिस्से में 1 या 2 सीटें आती। इन हालात में आप कैसे कर सकते हैं? ये नाकाबिल फहम बात है।
मेरा जहन इस बात को, मेरा जितना तजुर्बा है, जितनी तारीख मैंने पढ़ी है, बर्रे सग़ीर की सियासी तहरीकों को पढ़ा है, कायद आज़म को भी रोकने की हर मुमकिन तदबीर की गई थी ना, और ये अपना यानी वो कामयाब थे। अबुल कलाम आज़ाद यहाँ आए थे और यहाँ हुकूमत बनवा दी थी, पंजाब में यूनियनिस्ट की और कांग्रेसियों ने मिलकर बना ली थी। तो नतीजा फिर क्या निकला था, एक दिन में वजारत ख़त्म हो गई और लोग सड़कों पे निकल आए। तो ये नहीं होता, बात चीज़ें मुमकिन होती हैं, बात चीज़ें नामुमकिन हो जाती हैं। ये एक नामुमकिन काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तहरीक इंसाफ वालों को इसका अंदाज़ा हो गया है, उन्होंने थोड़ी सी ताख़ीर की उसके मौक़िफ़ से ला तलक़ी इख्तियार करने में। शहबाज गिल साहब का ये काम नहीं है। मैंने उनसे कहा है खान साहब से कि शहबाज गिल साहब को वो जिम्मेदारी दें जो उनके मिजाज और सलाहियतों से मुताबिकत रखती हो। उन्होंने इससे एग्री भी किया है। सही है, ठीक है। अब आप इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से हारून साहब बात कर रहे हैं, तो खान साहब कितने पुरएतमाद हैं, हिकमत अमली क्या है इस पूरे प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट इस वक्त तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब की? नहीं, पुरएतमाद तो आपको बता ही दिया ना, बहुत हैं। तो हिकमत अमली क्या है, वो जाएँ और राब्ता अवाम मुहिम करेंगे। और उन्होंने कहा कि मेरा अंदाज़ा ये था कि अपना मुमकिन है लोग ना आएँ, लोग डरे हुए हों। जो लाहौर में सूरत हाल थी, बहुत ज़्यादा लोगों पे दबाव था और नई नई मतलब हुकूमत आई थी। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा अंदाज़ा तो ये नहीं था, आपको पता ही है। तो कुछ उन्होंने तज्जुब का इजहार किया कि आपको पूरा यकीन कैसे था। मैंने कहा यकीन इसलिए था कि हम लोगों से मिलते जुलते हैं, और क्या था। और ये भी यकीन था कि आप जीत जाएंगे। तो वो बिल्कुल राब्ता अवाम मुहिम उनकी हिकमत अमली है। और एक जो बहुत अहम बात है, जो खुशखबरी की बात है, अगर उन्हें हुकूमत मिल जाती है, मेरा ख्याल है मिल जाएगी। मैंने उनसे कहा आपने काम नहीं किया, पुलिस पे, रेलवे पे, PIA पे और निजकारी पे और अपना सिविल सर्विस पे और FBR पे। तो उन्होंने मुझे इत्मीनान दिलाया कि अब बहुत काम किया है, इन दिनों में यही काम करते रहे हैं और अब हमारे सामने खाका वाज़ेह है। जो सबसे अहम बात मैंने नोट की वो ये थी कि आदमी, हम हमेशा समझते हैं कि आदमी तजर्बात से सीखता है, लेकिन आज ये एहसास हुआ कि आदमी तल्ख तजर्बात से ज़्यादा सीखता है, सदमात से ज़्यादा सीखता है, जिन चीज़ों से वो गुजरे। मैंने उनसे कहा भाई हर चीज़ तो आपके हक में चली गई, आप क्यों बिटर होते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल बिटर नहीं हूँ। तो मैंने कहा आपकी हुकूमत चली गई, उसका भी आपको फ़ायदा हुआ, और आपके ख़िलाफ़ कंपेन की, उसका भी फ़ायदा हुआ, मज़लूमियत का तसव्वुर उजागर हुआ, वो चंद सीटों पे नायल कर दिया, लोगों के इस्तीफ़े कबूल कर लिए, उसका भी आपको। हर चीज़ जब आपके हक में जा रही है तो आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं पुरुमीद हूँ, मैं इकानमी के लिए बहुत परेशान हूँ। और उन्होंने कहा मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर हुकूमत तब्दील की गई तो इकानमी ट्रैक पे गाड़ी चढ़ गई है इस वक्त। यानी उन्होंने मिसाल दी कि एक कारोबार है, वो वक्त लेता है जमने में, जब वो जम जाता है और फ़ायदा हो रहा होता है और फ़रोग पा रहा होता है, ठीक उस वक्त अगर उसे रोक दिया जाए तो बड़ी तबाही आती है। वो फ़िक्रमंद थे, यानी जब हुकूमत मैं संभालूंगा तो क्या करूँगा अगर मुझे हुकूमत मिलती है। तो वो इकानमी के बारे में सोच रहे थे, ज़्यादा काफ़ी देर इस पर गुफ्तगू करते रहे। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हुआ, पहले से भी अंदाज़ा था, मैंने उनसे तफसील पूछी, दोबारा फिर मुलाकात की चीनी सदर के साथ, जो उनकी मुलाकातें हुई और चीनी हुक्काम के साथ, और रूस में जो कुछ हुआ। रूस में उन्होंने कहा कि भाई ये यहाँ से ये मैसेज, यहाँ से कुछ लोगों ने मैसेज दिया अमरीकियों को, ये तो बिल्कुल एक कुछ ओपन सीक्रेट है कि मैं वज़ारत ख़ारिजा से भी पूछ के गया और मिलिट्री लीडरशिप से भी मशवरा करके गया, और उस वक्त कुछ हरकत नज़र आ रही थी यूक्रेन में, तो आखिरी वक्त में भी मशवरा किया, जनरल साहब को फ़ोन किया और लोगों से, वज़ारत ख़ारिजा के लोगों से, उन्होंने कहा ज़रूर जाना चाहिए। फिर उन्होंने उसकी कोई तफसील बताई, उसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड थी, मगर ये तो उन्होंने दोबारा मुझे कहा, जो वो कहते ही रहते हैं कि भाई गंदम के लिए वो बिल्कुल विलिंग थे, जितनी गंदम चाहिए ले लें, कम कीमत पे ले लें, फ्यूल जितना चाहिए कम कीमत पे ले लें, और वो प्यूटन इस पर बहुत खुश थे कि पाकिस्तान आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है। चीनी सदर के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग मेरी उनसे हो गई थी, और मुझे उम्मीद है कि अगर मैं हूँ तो वो ज़्यादा ताबन करेंगे। और वो तो हुआ तो आपको पता ही है कि पंजाब के जो इलेक्शन हुए उसकी ख़बरें सुनते हुए एक रूसी टेलीविज़न पे तो प्यूटन ने अपनी तस्वीर जारी की है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं और सही समझते हैं
कि पाकिस्तान के लिए आज़ाद खारजा पॉलिसी इख्तियार करने का वक्त आ गया है। उसको ये जो पिछले हफ्ते के वाक़यात हैं उसकी रोशनी में देखें। अमरीकी सफ़ीर अपने इनिशिएटिव पे गए हैं पख्तूनख्वा में, उन्हें इनवाइट नहीं किया गया। मुसीबत ये है कि हमारा मीडिया जो है वो चीज़ों को वाज़ेह नहीं करता, बल्कि सनसनी फैलाने की गरज फैलाता है, तो उससे इबाम पैदा हो जाता है, कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। और 5-7 फफे कुटनियाँ भी हैं, आपको पता है जर्नलिज्म में, जो हमेशा सनसनी फैलाते रहते हैं, जिनका कारोबार ही इस पर चलता है। तो वो कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन फैलाया, तो मैंने पूछी तफसील उनसे, उन्होंने कहा वो खुद गए, उन्होंने कहा कि मैं आना चाहता हूँ, और वो जाहिर है कि आपने देखा है मुँह में घास लेके गए और मदद की और ऑफ़र की, और आइंदा के लिए सेहत वगैरह के और ज़राअत के को जदीद बनाने में। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान के लिए हालात इतने साजगार हैं जितने कभी नहीं थे, और इब्तला तो आती ही उन लोगों पे है जिनके लिए कुदरत अजीम कामयाबियों का रास्ता हमवार कर रही होती है। मेरा तासुर उनसे मुलाकात के बाद नहीं, पहले ये था कि आपको पता है, मैं मसलसल ये बात कहता रहा हूँ कि ये मनसूबा बनाया ज़रूर गया बारगेनिंग के लिए। सही कि नवाज शरीफ साहब का इसरार था कि मेरे लिए जनाब रास्ता हमवार किया जाए। मैंने उनसे पूछा, खान साहब एक बात तो बताइए, नवाज शरीफ आ जाए तो आपको क्या बिगड़ता है? वो इस पे वो एक कहका लगा, उन्होंने कहा 1-2 और भी थे उसमें मुलाकात में, एक कहका लगा और उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये आप बात सही कह रहे हैं। भाई वो क्या कैंपेन चला लेंगे, महंगाई कम कर देंगे, और बातों पे कौन एतबार करता है? वैसे वो बिटर हैं नवाज शरीफ साहब बहुत, और मेरा नहीं ख्याल कि वो जल्दी हैं, और हो सकता है ना ही आए, वहीं कहीं टिक जाएं और अपना कारोबार करें और चंद अरब रुपए और कमा लें। सही, ठीक है। खान साहब से मुलाकात का अहवाल मुझे कुछ और भी जानना, कुछ और भी सवाल था जो आपके सामने रखूंगी, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, इमरान खान साहब ने अपनी मुलाकात में जो आपके साथ मुलाकात हुई, इसमें क्या इजहार किया कि वजीर और मुशीर भी इस बार बदले जाएंगे अगर वो हुकूमत में आते हैं, या पार्टी या पंजाब में कोई तब्दीली देखने में आएगी जिसका लोगों को इंतजार रहता है? असल में गुफ्तगू का बड़ा हिस्सा ऑफ द रिकॉर्ड था। तो अब मुश्किल ये है कि मैं इतनी देर से दफ्तर पहुंचा, आपको पता है मैं काफ़ी जल्दी आता हूं और आकर नोट्स बनाता हूं ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे और चीज़ें क्लियर हों, तो मुझे नोट्स बनाने का मौका भी नहीं मिल सका। तब्दीलियाँ बहुत सारी होंगी, पंजाब में भी और तब्दीलियाँ होंगी मेरा ख्याल है, अगरचे साफ अल्फाज में नहीं कहा उन्होंने। मेरा ख्याल है कि चीफ़ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो ख़ुद भी नहीं रहने चाहते, राय उनके बारे में अच्छी वैसे चीफ़ सेक्रेटरी के बारे में खान साहब की, तो वो चीफ़ सेक्रेटरी भी नया होगा और भी कुछ सिविल सर्विस में तब्दीलियाँ होंगी, लेकिन कोई तूफ़ानी अंदाज में नहीं होंगी, एहतियात के साथ होंगी। कुछ सिविल सर्वेंट्स के बारे में उन्होंने मेरी राय पूछी, मैं बात को तो नहीं जानता था, जो जानता था जिनके बारे में तो उनके बारे में राय दी। मोस्टली मैंने जिन लोगों को मैं जानता था कि अच्छे लोग हैं, मैंने उनका जिक्र किया, किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं की, इसलिए कि ये मेरा काम नहीं है। और कोई बहुत मुस्तरद मालूमात जो थी बस उसी पे इक्तफ़ा किया। वहाँ कोई तब्दीलियाँ होंगी, पार्टी में भी कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं, और इलेक्शन कैंपेन के खतूत जो हैं वो मुरतब किए जा रहे हैं, प्रोग्राम मुरतब किया जा रहा है, और बड़ी सेहत अच्छी है उनकी और बड़ी भरपूर मुहिम वो चलाना चाहते हैं। बाकी बहुत सी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड हैं, वो बतदरीज में बता सकता हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अधूरी हैं, तिश्ना है, चूँकि ज़ाहिर है बहुत से मौज़ूआत है तो कोई भरपूर गुफ्तगू नहीं, फिर एक आध और मुलाकात होगी, या मुमकिन है मैं किसी वक्त उनके साथ जाऊँ कोई लंबे सफ़र पर, तो फिर उसके बाद मैं तफसीलात बता सकता हूँ। सही है, ठीक है। एक सवाल जो हर रोज़ मैं प्रोग्राम में पूछती हूँ हारून साहब, इलेक्शन कब होंगे? हुकूमत कब तक इलेक्शन अनाउंस करेगी या किसी ख़ास वक्त का इंतज़ार कर रही है? देखिए जी, उन्हें कोई जल्दी मुझे नहीं महसूस हुआ कि उन्हें कोई जल्दी है इलेक्शन की। वो रिलैक्स हैं, उनकी ज़्यादा तवज्जो ये है प्लानिंग कर लें और इस पर तवज्जो अच्छे उम्मीदवार मुंतखब कर लें, और ये जो गिरदाब है ये ख़त्म हो जाए। मेरी उन्होंने राय पूछी, मैंने कहा चंद दिन की बात है ये, इसलिए कि ये आलमोस्ट काउंटर प्रोडक्टिव होना शुरू हो गया है, जो प्रोपेगेंडा था उसकी गर्द बैठने लगी है। जब ख्वाजा आजम जैसे लोग, फजलुर रहमान जैसे लोग मुकदमा लड़ेंगे तो जाहिर है वो अल्टीमेटली काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। और उसने क्या कहा है, शहबाज गिल ने जो कुछ कहा गलत कहा, बिल्कुल आपको पता, मैंने पहले ही दिन मेरी ये राय थी जब लोग अभी कन्फ्यूजन में थे। तो लेकिन उससे बदरजा 10 गुना ज़्यादा संगीन बातें तो उन्होंने की, उसके क्या करेंगे ये लोग? तो वो अपना को फौरी कोई उन पे सवार नहीं है ये कि जल्दी मुझे हुकूमत मिल जाए। उन्हें अंदाज़ा है कि इस दफ़ा हुकूमत बड़ी मुश्किल होगी, पहले से भी बाज़ एतबार से मुश्किल होगी, अगरचे एडिबल ऑयल की प्राइस कम हो रही है और उसकी भी अपना
डीजल और पेट्रोल की कीमत भी कम हो रही है और अंदाज़ा है कि उस वक्त सूरत हाल कोई बेहतर हो जाएगी। और इसके नून लीग के तो पंजाब में जीतने का कोई चांस ही नहीं है, लिहाजा उन्हें क्या बेचैनी है, वो अपना ज़्यादा वक्त तैयारी में सर्व करना चाहते हैं। बल्कि मेरा ख्याल, अगर जो उन्होंने इजहार नहीं किया, मेरा ख्याल वो खुश हैं इलेक्शन थोड़े ताख़ीर से हो तो। सही है, ठीक है। वैसे एक खबर ये कि जब इतनी बहुत सी पार्टियां हों तो वो डिलीवर तो कर नहीं सकती है ना। देखिए ना, अब ये फ्यूल का क्या हुआ, इतना इख्तलाफ हो गया, नवाज शरीफ साहब अपनी बात नहीं मनवा सके। इसलिए कि जब आप अफरा तफरी में एक हुकूमत कायम करते हैं, अब बेचारे मिफ्ताह साहब शरीफ आदमी है वैसे वो, तो मिफ्ताह साहब के बेचारे के बस की बात तो नहीं है। कभी वो कहते हैं 1 पैसा टैक्स नहीं लगेगा, कभी कहते हैं मुझसे तो कोई पूछता ही नहीं है, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं तो मजबूर हूँ, मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ, मुझे टारगेट किया जा रहा। तो इतनी समझ भी इन लोगों में नहीं है कि वज़ीर ख़ज़ाना ही बदल दें। मेरा ख्याल कुछ मजबूरियाँ भी हैं जो नहीं बदल सकते। तो एक मजबूर और बेबस हुकूमत है, ये डिलीवर कुछ कर नहीं सकती और उस वक्त तक बाद लिहाज से हालात साजगार हो जाएंगे और ये बहुत बुरी तरह हारेंगे, बहुत बुरी तरह। और इमरान खान साहब सियासी तौर पर अगर नाकाम होंगे तो हुकूमत में आने के बाद होंगे, उससे पहले नहीं हो सकते। इसलिए कि जो उनके खिलाफ यलगार होती है, मीडिया ग्रुप्स को मुतहर्रिक किया जाता है उनके खिलाफ, कुछ जर्नलिस्टों को मैदान में लाया जाता है, अफवाहें फैलाई जाती हैं, प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो वो एक आध दिन में उसका तोड़ निकल आता है। इसलिए कि उनके पास तो लाखों रजाकार मौजूद हैं, वो समझदार लोग तो नहीं है, बाकायदा कारकुन नहीं है वो पार्टी के। अगरचे वो जिसको भी पकड़ लिया जाता है उससे कहा जाता है कि तुम ये कहो कि मैं वर्कर हूँ, जो वो वर्कर हो या ना हो, चाहे माद हमदर्द हो, और तुम ये कहो कि मुझे इमरान खान ने कहा था, मगर अदालत में साबित कैसे करेंगे। अच्छा, मैंने वो मुकदमे का भी पूछा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पे जो अपना केस दाखिल किया गया तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा उसकी मुझे बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है। मैंने अपने वकला से मशवरा किया है तफसील के साथ, और वो कहते हैं इसमें कुछ है ही नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अदालत को आपको पता है प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट अब ऐसी नहीं है जिसको ये प्रेशराइज कर सकेंगे, और दो तरफा दबाव है और जजों का रुझान इस तरफ है कि वो इंसाफ करेंगे हर हाल में और कोई दबाव वो कबूल नहीं करेंगे। वकील मैंने पूछा कि भाई कौन है, तो उन्होंने बताया SM जफ़र के साहबजादे, क्या नाम है उनका, हाँ जी, तो अपना उन्होंने कहा अली जफ़र। तो मैंने कहा कैसे, उन्होंने बहुत एक्सीलेंट वकील हैं, बड़े इंटेग्रिटी के आदमी हैं और उनके होते हुए कोई फिक्र नहीं, और वकला की भी मदद उन्हें हासिल है, तो वो बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि बड़ा दबाव है, वहाँ तो दबाव नाम की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई, रत्ती बराबर भी। ठीक है, लेकिन हारून साहब अभी ये फैसला भी हुआ है कि ये ममनुआ फंडिंग के मामले के ऊपर जो बाहर की कंपनीज हैं और लोग हैं उनसे भी पूछगछ होगी, तहकीकात होंगी, हुकूमती सतह पर ये फैसला हुआ है। वो जी मुनकर नकीर से भी पूछ लें, सारी दुनिया से पूछ लें, दुनिया भर की सारी एजेंसियां को लगा दें इस काम पे, सारी पुलिस, अपना FIA, IB, तमाम को लगा दें। फिर जब उसमें है ही कुछ नहीं तो सारे लोग मिलकर क्या कर लेंगे, कंपनियों से पूछ करेंगे, क्या करेंगे। कंपनियां बताएंगी कि भाई ये कंपनी ने नहीं पैसे भेजे, कंपनी का जो फलां डायरेक्टर था या फलां जो पार्टनर था उसने भेजे और वो पाकिस्तानी है, तो उसमें निकलेगा ही कुछ नहीं जब, तो फिर क्या कर लेंगे। ये प्रोपेगेंडे के लिए है, ये एक नफसियाती माहौल पैदा करने के लिए है, ये कुछ नवाज शरीफ साहब की फरमाइशें पूरी करने के लिए है। ये अलग बात है कि नवाज शरीफ का कोई मुस्तकबिल नज़र ही नहीं आता। मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ को क्लीन चिट कोई अदालत दे सकती है, किस तरह देगी, और उनके अपने साथी नहीं चाहते, ये भी आपको बता दूं, उनके अपने बहुत से साथी नहीं चाहते। सही है, ठीक है, चलिए कोशिश करेंगे हारून साहब के जो मुलाकात आपकी हुई है ग्रेजुअली आने वाले प्रोग्राम्स में आप इसका हवाले से हमारे साथ डिटेल शेयर करते रहें। अभी से कुछ देर पहले आपने शहबाज शरीफ साहब के कतर के दौरे के हवाले से भी बात की थी। हारून साहब सिर्फ दरामद करने के हवाले से गंदुम की या असासों की बात की, नवाज शरीफ साहब की भी और शहबाज शरीफ साहब की भी खबर है, खबर शहबाज शरीफ साहब के भी है हारून साहब कतर के दौरे की। इसमें कोई PIA का मामला डिस्कस होगा, रोजवेल्ट होटल के हवाले से कोई बातचीत होगी, कतर के साथ क्या मंसूबे बना रहे हैं? नहीं, वो तो बहुत से एसेट्स कतर को दे रहे हैं और वो इसमें बड़े शुकूक व शुबात पैदा होंगे और वो समझ नहीं रहे कि मुस्तकबिल में इसकी सियासी कीमत बहुत ज़्यादा हो सकती है। देखिए, मैं इसके हक़ में हूँ, आपको पता है मैं मसलसल एक बात कहता रहा हूँ कि हमारे पास फालतू ज़मीन पड़ी हुई है, हमारे पास पानी फालतू हो सकता है, उसका मेथड है। अगर आप
डेजर्ट्स जो हैं खाली पड़े हुए और बंजर ज़मीनें जो खाली बेकार पड़ी हुई, बंजर तो नहीं, बेकार तो नहीं है, खाली पड़ी हुई ज़मीनें हैं, लाखों 2 करोड़ एकड़ के करीब है, शायद इससे भी कुछ ज़्यादा है। उसके नबा में जो इलाके हैं वहाँ आप अगर पाइप बिछा दें खेतों में तो वो 10-15% से ज़्यादा पानी कंज्यूम नहीं होता, तो आपके पास 80-85% पानी बच जाएगा, इससे ज़्यादा बच जाएगा। मैं इसके हक़ में हूँ कि चीनी अगर कुछ अरसे के लिए कोई ज़मीन लीज़ पे लेते हैं या हमारे दोस्त मुल्कों में से कोई लीज़ पे लेता है तो वो ठीक है, ये बुनियादी तौर पर सही फैसला। बट वाई कतर स्पेशली, सिर्फ कतर ही क्यों, अमारात क्यों नहीं, सऊदी अरब क्यों नहीं? आखिर अमारात अपनी सारी खुराक दरामद करता है ना, पूरी की पूरी 1% सिर्फ पैदा करता है, तो उनको क्यों नहीं? तो वो तो एक ये थोड़ी है कि कतर के साथ आपने बात की, उसका इंटरनेशनल टेंडर जारी होना चाहिए। यानी कतर पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है। देखिए, एक तो है शरीफ ख़ानदान के ताल्लुकात बाद शहजादों से, वो अलग बहस है, और वो अपने ज़ाती अगराज के लिए उन्होंने कायम किए हैं। वो तो मुझे याद है कि कुवैत का ख़ानदान जब सद्दाम ने हमला किया था, वहाँ गया था तो $5.5 मिलियन का चेक भेजा था शरीफ ख़ानदान ने उनको, और उन्होंने वापस कर दिया था। वो ज़ाती ताल्लुकात तो ये बहुत कायम करने की कोशिश करते रहे, लेकिन दोनों कौमों के ताल्लुकात खुशगवार हैं दोनों मुल्कों के। बट वाई कतर ओनली? कतर बड़ा अहम है हमारे लिए, हमने उनकी मदद किया बाद मुश्किल हालात में, किसी वक्त तफसील आपसे अर्ज करूँगा, ऐसे मुश्किल हालात में मदद किया जब वो यको तनहा थे। तो सऊदी अरब क्यों नहीं, अमारात क्यों नहीं, और दूसरे अरब मुल्क क्यों नहीं जिन्हें खुराक की ज़रूरत है? तो उसका इंटरनेशनल टेंडर होने चाहिए। ये तो जैसे चीनी कंपनियों के साथ खुफिया मुआहदे किए जिनकी शरात ही मालूम नहीं है, और जब बाद औक़ात कई गुना कीमत वसूल करती हैं, और उसका कोई ऑडिट वगैरह भी नहीं होता। तो ये तो ज़ाहिर है मशकूक मामला है। उनको ज़्यादा फ़्लाइट्स की इजाज़त देने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ मराहत उन्हें देना चाहते हैं। सही है, ठीक है। चलिए हारून साहब, अब कुछ दीगर मामलात हैं उनके ऊपर बात करते हैं। एक और मशकूक मामले के ऊपर ही बात कर लेते हैं। ये जो फैसलाबाद के हवाले से एक मुतासरा लड़की खतीजा का केस सामने आया है, मुतज़ाद चीज़ें हैं, बहुत सारी अखलाकी हैं जिन्हें डिस्कस नहीं किया जा सकता। इस वाक़े को लेकर आपने यकीनी तौर पर वीडियोज़ देखी होंगी, आपकी क्या राय है? मेरी राय वही है जिसका मैं हमेशा इजहार करता रहा हूँ कि जब किसी मुल्क में निज़ाम इंसाफ मौजूद न हो तो मुजरम बेबाक हो जाते हैं। 2 चीज़ें इंसान को जुर्म से रोकती हैं, एक उसकी इल्मी और अखलाकी तरबियत जिस पे कभी हमने तवज्जो ही नहीं दी, ना हमारे तालीमी अदारों ने तवज्जो दी, ना माँ बाप को इसकी परवाह है आम तौर पे, ना उलमाए कराम को। उलमाए कराम सब लग गए सियासत में, और जो सियासत में नहीं है वो भी इल्ला माशाल्लाह अपने मकतब फ़िक्र को फ़रोग़ देने में लगे रहते हैं, अखलाकी तरबियत कोई करते नहीं। एक तो उसका बुरा हाल है। दूसरा ज़्यादा जुर्म रुकता, मतलब अमरीकी माशरा अखलाकी एतबार से मजबूत नहीं है, न चीनी माशरा। दोनों मुल्कों में मैं गया हूँ, अगर मैंने किसी माशरे को अखलाकी तौर पर बेहतर पाया तो वो सूडान का है। बाकी तो सारी दुनिया में एक जैसे हाल है, कमो बेश, कहीं ज़्यादा है ख़राबी, कहीं कम है। तो कानून का खौफ होता है। अमरीका में हर लाख में से 750-800 आदमी जेलों में हैं, तो बहुत तनासुब ज़्यादा है। रूस में इससे भी ज़्यादा है, और मुल्कों में भी। लेकिन अगर इंसाफ कहीं आसानी से मिलता है तो सूडान में आपको हैरत होगी, जंग ज़्यादा मुल्क है लेकिन 2-4 दिन में फैसला हो जाता है, अदालती निज़ाम मजबूत है। जब मुजरम को ये अंदाज़ा हो कि वो बच सकता है तो वो क्यों जुर्म नहीं करेगा? ख़ास तौर पर जिसके खिलाफ ये जो साहब हैं, शेखुपुरा से इनका ताल्लुक़ है, ये पुलिस की चौकियाँ बनवाते हैं, पुलिस को डोनेशन देते हैं, पुलिस वालों के काम करते हैं। पुलिस को आपको पता है हमेशा पैसों की ज़रूरत होती है, बजट तो कम होता है। तो उन्होंने समझा पुलिस में मेरे इतने ताल्लुकात हैं और उसको अगवा कर लिया और इतना बहीमाना सलूक किया है। इंडिया से इस तरह की खबरें आया करती थी, पाकिस्तान में इस तरह की खबर बहुत कम आती थी, और बाज़ संगीन जराइम की खबरें आती थी। मतलब अक़लियतों के साथ जाति के वाक़यात आते थे और बच्चों के अगवा के वाक़यात होते थे, ये अस्पतालों से बच्चे चोरी करने के। भाई पुलिस का जो असल काम है वो कर नहीं रही, वो सियासी रसूख इतना ज़्यादा हो गया है, तो बाकी जो मुजरम तो खैर पकड़े गए और हाईलाइट हो गया है, सोशल मीडिया ने भी किया, मीडिया ने भी किया। इसमें मीडिया का रोल बहुत अच्छा है, और वो मेरा ख्याल है बच तो नहीं सकते। लेकिन बहरहाल किसी माशरे का इतना पस्त हो जाना और किसी माशरे में मुजरमों का इतना बेबाक और इतना खौफ से आज़ाद हो जाना, ये शर्म की बात है।
हुक्मरानों को सोचना चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप को सोचना चाहिए, उलमा को और मीडिया को सोचना चाहिए। मीडिया को एक ही चीज़ की फिक्र है, सियासत की। वो ये अभी ये जानवरों में जो बीमारी फैल रही है, लाखों जानवर मर चुके हैं, कोई वैक्सीन की बात ही नहीं कर रहा, कोई रिसर्च नहीं कर रहा, कोई वफद मुल्क से बाहर नहीं गया। जिन मुल्कों से ये बीमारी आई है वहाँ जाएं, पता करें। हंगामी जब ये बहुत पैदा, जब दूध और गोश्त की पैदावार कम हो जाएगी और कोरोना से भी बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा, उस वक्त आंख खुलेगी। ना मीडिया को कोई परवाह है, ना हुक्मरानों को कोई परवाह है, ना पॉलिटिकल लीडरशिप को कोई परवाह है, ना सिविल सोसाइटी को। और सिविल सोसाइटी के तो डायरेक्शन ही बाहर से मुतय्यन होती है, एनजीओज को पैसे ही बाहर से मिलते हैं, उनका तो एक अजीब गरीब एजेंडा है। बहरहाल ये बड़ी फिक्रमंदी की बात है, एक इंसान के साथ जिसका कोई जुर्म भी नहीं है, इतना बेईमाना सलूक करना। वो ये जो इस्लामाबाद में कत्ल का वाक़या हुआ था जी। और जो ज़ैनब वाला वाक़या हुआ था कसूर का, उसके बाद फिर मैंने ये बात की खान साहब से कि भाई इस पुलिस के साथ मुल्क के मामला चल सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं चल सकते, इसमें इस्लाहात करेंगे और जल्दी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए एक ब्रेक की तरफ अभी बढ़ते हैं, वापस आएंगे तो साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक मरहूम की 34वीं बरसी है, इससे मुतालिक बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक मरहूम की 34वीं बरसी है, उनकी शख्सियत कैसी थी और उनका जो दौर है किन एतबार से कहा जा सकता है कि बेहतरीन दौर था? देखिए, एक तो एतबार से तो वो बड़ा अफसोसनाक दौर था, इसलिए कि वो उन्होंने कहा था, एक पॉलिटिशियन ने जो सबकदोश हो चुके थे सियासत से, मुजफ्फरगढ़ से उनका ताल्लुक़ था, नाम अभी जहन में आता है, कि इंसान पर लोहे की फजीलत तस्लीम नहीं की जा सकती। तो फ़ौज का काम हुकूमत करना नहीं है, फ़ौज का काम मुल्क का दिफा करना है और हंगामी हालात में सैलाब हो, जलजला हो, मदद करना है। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल थी। अब वो एक तवील पस मंज़र है, उसमें जा नहीं सकते, जिसमें वो बरसर इक़्तिदार है। बहरहाल मैंने उस पर काफ़ी तहकीक की थी, अप्रैल के आखिर तक, बल्कि मई में भी वो दिलो जान के से भुट्टो हुकूमत के साथ थे और वो समझते थे कि अपोजिशन अफरा तफरी फैला रही है और फसाद फैला रही है। लेकिन जब भुट्टो ने ये कहा कि जनरल ज़ियाउल हक से कि आप मिलकर हुकूमत करते हैं, तो ज़ाहिर है किस्सा ख़त्म हो गया। और जब मिनी मार्शल लॉ लगाया गया और जब फ़ौजी अफसरों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया और जब वो नथ फोर्स मैदान में उतारी गई और जब बतदरीज 329 आदमी कत्ल हो गए और जब पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप जेल में डाल दी गई और इकानमी स्टैंड स्टिल पे आ गई, कारखाने बंद हो गए और कारोबार ख़त्म हो गया और बरामदात ख़त्म हो गई और ऐसी अफरा तफरी हो गई कि मुल्क, यानी एक तरह से यह अंदेशा पैदा हो गया कि यही सूरत हाल रही तो दिवाली हो जाए। तो ज़ाहिर है फिर उन्होंने टेक ओवर किया। अब उसको लोग जायज़ करार देने, ये कहा जाता है कि समझौता हो गया था, लेकिन मैं भी उस वक्त जर्नलिज्म में था, कोई समझौता ही नहीं हुआ था। भुट्टो साहब तो मुज़ाकरात बीच में छोड़ के तो 16 मुल्कों के दौरे पर चले गए थे। समझौता हुआ होता तो वो गैर मुल्की दौरे पर चले जाते। देखिए, एक तो ये तर्ज़ हुकूमत का मामला है, उसको तो किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता, इसलिए कि उसमें इब्नुल वक्त सियासतदान उभरते हैं, एडहाक अरेंजमेंट्स करनी पड़ती हैं, गैर मुल्की असर व रसूख बढ़ जाता है। लेकिन एक है उनकी शख्सियत का मामला। जनरल ज़ियाउल हक की शख्सियत में इतनी इंटेग्रिटी है और इतनी ज़ाती ज़िंदगी उनकी सादा और ख़ूबसूरत है और इतने उसके रोशन पहलू हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं उनके इंतकाल के बाद, शहादत के बाद उनके अर्दली से मिला, जिसकी सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजरी थी, तो इतने हैरान कुन वाक़यात का इल्म हुआ कि बिल्कुल मैं शजदर ही रह गया। मिसाल के तौर पर एक आदमी को बुलाया गया, ये तो खैर मुझे उनके जो सिक्योरिटी के इंचार्ज थे उन्होंने, लईक साहब ने बताया, DIG थे, बाद में वो पुलिस फाउंडेशन में रहे। उसी वक्त मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो बिल्कुल उनके जिक्र पे वजद में आ जाते थे, चूँकि उन्होंने बहुत करीब से देखा था। एक वाक़या उन्होंने मुझे बताया कि वो, आपको पता है जनरल साहब को बड़ी हज करने बहुत जाते, उम्रा करने बहुत जाते थे और खाना काबा को गुलाफ होने सऊदियों को अंदाज़ा था, हुक्मरानों को, तो वो उन्हें भेजते रहते थे। तो खाना काबा का एक टुकड़ा, काफ़ी बड़ा टुकड़ा था, मैंने देखा बाद में लगा हुआ उनके घर में। तो वो लेके आए तो उन्होंने कहा फ्रेम करने के लिए किसी को बुला लें। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है ईवान सदर में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि जब किसी कारीगर से काम कराना हो तो उसे बुलाया जाता है, इसलिए कि वज़ीर आज़म खुद तो नहीं जा सकता और ज़ाहिर है कि उसे बाद चीज़ों की ज़ाती तौर पे देखना होता है, मतलब लिबास सिलवाना है, भले इस तरह का कोई ज़ाती काम है, घर की आराइश का मसला। तो वो उन्होंने, लईक साहब ने बताया कि वो
आए और जनरल साहब पहली मीटिंग में हमेशा लेट पहुंचते थे और वो फिर बाद का देर हो जाती थी, यानी 10, 15, 20 मिनट की ताख़ीर होगी, आधे घंटे की होगी, क्योंकि वो रात को जागते रहते थे, ताजद के लिए जागते थे। ताजद पढ़ने के बाद कभी सोते थे, कभी नहीं सोते थे, फिर फजर के बाद थोड़ा सा सोते थे। पढ़ने की बहुत आदत थी, रात को बाद मेज़ पे सर के सो जाते थे पढ़ते पढ़ते। तो वो देर हो गई मुलाकात में, जो टाइम उसको दिया गया था, तो उन्होंने दाखिल होते ही उन्होंने बताया सर वो आदमी आके बैठा हुआ है, जनरल साहब वो बैठा हुआ आदमी। तो उन्होंने कहा, लाइक साहब कहते हैं कि उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि उसको खाना खिलाया, खाना खिलाया। कहने लगे मैं खामोश हो गया। तो फिर उनका मैं पूछ रहा हूँ भाई उसको खाना खिलाया है, दोपहर का वक्त है, खाने का वक्त है। उन्होंने कहा नहीं सर वो तो भूल गए। तो उनका सख्त रंजीदा हुआ, बहुत गुस्से में। उन्होंने कहा आप लोगों को इतनी तौफीक नहीं है, एक आदमी पिंडी से चल के आया है मरी रोड से, उसको खाना नहीं खिला। इसी तरह एक तंदूरची का वाक़या है जो मुझे एक ज़िम्मेदार आदमी ने सुनाया कि वो आपको पता है कि मिलिट्री चीफ जब जाता है पाकिस्तान की फ़ौज में, खाने का बहुत ख्याल रखा जाता है, बिल्कुल इंडिया के बरक्स है, दुनिया के अक्सर मुल्कों से बेहतर है। एक तो सिपाही की इज़्ज़त नफ्स का बहुत ख्याल रखा जाता है, उसे नाम लेके बुलाया जाता है और नाम ना हो तो शेरू कह के बुलाया, शेर। तो वो मैस का बड़ा ख्याल रखा जाता है। आर्मी चीफ जब भी कहीं जाता है तो बिलअमूम मैस का दौरा करता है। वो गए, खैर वो जावला कि इसमें बड़ी खाने पीने के मामले में बड़ी तफसील में जाते थे। उन्होंने अपने ज़माने में छोटे समोसे और छोटी गुलाब जामुन, इस तरह की बहुत सी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई थी गैर मुल्की मेहमानों के लिए या मकामी मेहमानों के लिए। खाने का बड़ा ख्याल रखते थे, खुद तो उन्हें खाने से बहुत दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेहमानों के लिए खाने का बड़ा ख्याल रखते। वो गए तो उन्होंने देखा कि जली हुई रोटियाँ हैं, जो रोटियाँ जल रही हैं। उन्होंने तंदूरची से कहा कि ये क्या है भाई, रोटियाँ इतनी जल रही हैं, आटा ज़ाया हो रहा है। तो वो कोई सरफिरा आदमी था, उसने कहा इधर धूप में बैठे ना आप तंदूर पे, तो आपको पता चले कि इतनी धूप में और इतनी गर्मी में काम कैसे होता है। तो जनरल साहब को मैं गुस्सा बहुत ज़्यादा था, वो गुस्से पे काबू रखते थे और कहते थे रो रो के दुआएं मांगता हूँ अल्लाह से, खाना काबा में दुआएं मांगे, रो रो मेरा गुस्सा मेरे काबू में आ जाए। लेकिन कभी फट पड़ते थे, मुझे खुद भी इसका तजुर्बा है, वो कभी फिर तफसील बताऊँगा आपको। वो अपना तंदूरची ने, उन्होंने एक जड़ दी उसको, हल्का सा थप्पड़ उसको मार दी। इसके बाद वो बड़ा पछताया, फिर उसको बुलाया घर पे, उससे माफ़ी मांगी, खाना खिलाया, माफ़ी मांगी, कहा यार गलती हो गई है, आप तुमने भी ऐसी बात की तो मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन बहरहाल मेरी गलती, मैं माफ़ी मांगता। चलिए वक्त बड़ा अजीब गरीब एक आदमी थे। जब वो जाने लग, वक्त भी खत्म हो गया, वो जाने लगा तो फिर वो उसने इनकार कर दिया, फिर दोबारा उसको बुलाया, फिर कल फिर इस पर बात कर लेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच अरुण साहब, देखने वालों का शुक्रिया, बताया नहीं था।